धनंजय फांसी केस, जिसमें लोगों का आज भी मानना है कि निर्दोष को फांसी की सज़ा दी गई थी। और धनंजय खुद फांसी पर जब तक लटका नहीं था उससे पहले तक कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे गलत फांसी दिया जा रहा है, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। और जो फांसी देने वाला जल्लाद था, जिसका नाम था नाटा जल्लाद, जिसने अपने जीवन काल में 25 फांसी दिए थे और आखिरी फांसी धनंजय का ही था। जो फांसी धनंजय को देने जा रहा था तो वह भी काफ़ी दुखी और व्यथित था। अंत में धनंजय को कहता है मुझे माफ़ करना, उसका यही स्टेटमेंट आता है। तो क्या धनंजय वाकई निर्दोष था? क्या निर्दोष को भारत सरकार ने फांसी दिया था? आज इस पहलू पर हम आज इन्वेस्टिगेट करेंगे और वास्तविकता आप तक रखने का प्रयास करेंगे। साल होता है 1987। कोलकाता की गलियों में भटकता हुआ धनंजय नाम का लड़का काम की तलाश में था और उसे एक दिन भटकते भटकते आनंद अपार्टमेंट में काम मिल जाता है बतौर सिक्योरिटी गार्ड। वहाँ पर वह नौकरी करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद जैसे तैसे करते करते 1987 से 1990 हो जाता है और इसी दरमियान धनंजय की शादी भी हो जाती है। शादी में थोड़ी सी खिटपिट हुई थी। यह भी मर्डर केस का एक सुराख हो सकता है, जो फांसी दिया गया उसका सुराख हो सकता है। इसको मैं लास्ट में आपसे परिचर्चा करूंगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, आपका अगर दिल करे तो एक लाइक ही कर दीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं केस की ओर। तो जब 1990 का दशक आता है तो इसी अपार्टमेंट में एक पारेख परिवार रहा करता था, जो कि गुजरात का मूल निवासी था और सोने चांदी का कारोबार करता था। वह परिवार आनंद अपार्टमेंट में ही रहता था और जो पारेख परिवार का फ्लैट था वह तीसरे महले पर था। सब कुछ यहाँ तक ठीक चल रहा था, पर आनंद को जो फांसी की सज़ा हुई थी वह इस तरीके से हुई थी। जो पारेख परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम था हेतल। उस समय पर हेतल कोलकाता के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। इल्ज़ाम था धनंजय के ऊपर कि इसने उसका बलात्कार और मर्डर किया है। सारे सबूत और सारे गवाह धनंजय के खिलाफ थे। इसी कारण से धनंजय को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन धनंजय का बार बार कहना था कि मेरी इसमें कोई दोष नहीं, मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष को फांसी दी जा रही है। और 14 साल तक अंतिम सांस तक कहता रहा कि मुझे फांसी दी जा रही है। तो आखिर क्या थी वास्तविकता? अब बारी बारी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो मैंने आपको धनंजय के शादी के बारे में बोला था कि उसके शादी में कुछ खिटपिट हुई थी, अनबन हुई थी, वह भी सुराख इसके लिए काफ़ी सबूत इकट्ठे करेंगे कि धनंजय निर्दोष है या दोषी है। तो जो पारेख परिवार की लड़की थी, जो 10वीं की छात्रा थी, कोलकाता के एक स्कूल में पढ़ा करती थी, महज 16 साल की थी। अब उसका पेपर होता है 1990 के दशक में, मार्च का महीना था, तारीख होता है 3। जिस दिन यह लड़की पेपर देकर घर वापस आ रही थी तो यह अपने माँ को बताती है कि धनंजय नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड है वह मुझे कुछ कह रहा था कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो उसके माँ ने दिल से इस बात को नहीं लिया, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि बात एक दिन की थी। लेकिन दूसरे दिन भी धनंजय कुछ और उसे कमेंट पास करता है, तो फिर से जाकर वह अपने माँ को बताती है। इसके बाद हेतल की माँ अपने पति नागर दास पारेख को बताती है कि हेतल को एक धनंजय नाम का सिक्योरिटी गार्ड छेड़ रहा है। उसके बाद नागर दास आनंद अपार्टमेंट के मालिक को कंप्लेन करते हैं कि आपका सिक्योरिटी गार्ड इस तरीके से हरकत करता है। तो सिक्योरिटी गार्ड को चेतावनी दी जाती है कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, अब हम तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे अपार्टमेंट में। उसके बाद उस दिन से उस सिक्योरिटी गार्ड को, यानी कि धनंजय को, दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए कह दिया जाता है। धनंजय की ड्यूटी जो होती थी वह 6 बजे से 2 बजे के बीच होती थी। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आ जाता था। लेकिन जब धनंजय को कहा गया कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, तो उसके दूसरे दिन 5 तारीख को भी धनंजय आता है और फिर से बराबर 6 से 2 की नौकरी करता है। उसके बाद वह वहीं सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में बैठ जाता है और अपने कपड़े को चेंज कर लेता है। और इसी दिन यानी कि 5 मार्च 1990 के दिन हेतल का रेप और मर्डर हो जाता है। उसके बाद सारा इल्ज़ाम धनंजय के ऊपर लगा दिया जाता है कि इसी ने हेतल का मर्डर और बलात्कार किया है। इसके बाद जब यह बात कोलकाता शहर को पता चलती है तो वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है और कहती है इसको सीधे फांसी की सज़ा दी जाए। वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाया था कि धनंजय को न्याय मिल पाए और उसके बाद सीधे उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है कि धनंजय ने बलात्कार किया है और धनंजय ही दोषी है।
और धनंजय यहाँ पर भी कह रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, और कमरे में जहाँ पर हेतल का मर्डर हुआ था वहाँ पर कुछ साक्ष्य भी नहीं मिले थे जिससे कि यह प्रूफ हो सके कि धनंजय ने ही मर्डर किया था। लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो अनंत अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड थे और जो लिफ्ट के नीचे काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे, लिफ्ट गार्ड, उन्होंने बताया था कि हेमंत ऊपर गया था और हेमंत का स्टेटमेंट था कि मैं ऊपर आनंद अपार्टमेंट के मालिक से मिलने गया था कि मेरा तबादला कहाँ होने वाला है। अब बारी आती है धनंजय की इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि बहुत सारा तबका कहता है कि निर्दोष को फांसी दे दिया गया है और बहुत सारा तबका यह भी मानता है कि धनंजय निर्दोष नहीं दोषी था। तो अब बारी आ गई है धनंजय की इस फांसी की सज़ा को सही या गलत करार देने की। तो धनंजय का स्टेटमेंट था कि मैंने उस लड़की को कभी नहीं छेड़ा, मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात, जो मैंने धनंजय के शादी के बारे में आपको कहा था कि धनंजय के शादी में कुछ गड़बड़ हुआ था, तो धनंजय ने इस तरीके से कहकर शादी किया था कि मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड था, क्योंकि उसकी जो धर्मपत्नी थी वो जो हैं तो एक आंगनवाड़ी कर्मचारी थी। उस समय पर उनकी मासिक वेतन 1200 रुपये होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा था उस हिसाब से 1980 के दशक में। तो इस तरीके से यहाँ पर धनंजय ने एक झूठ अपने पत्नी को बोला था शादी के विषय में लेकर। तो मैं यहाँ पर खाली अपना पक्ष रख रहा हूँ, मैं किसी को दोषी और निर्दोष साबित नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब धनंजय ने अपनी पत्नी से बहुत बड़ा झूठ बोला था तो यह भी एक बड़ा क्राइम था। इसके बाद जब धनंजय से पूछा जाता है क्या तुम हेतल को कमेंट पास करते थे, तो धनंजय साफ इनकार करता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर वही सिद्धांत फिर से लागू हो जाता है जब धनंजय ने अपनी पत्नी को बोला था कि मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ और उसने उसके साथ शादी करा लिया इसी खुशी में। तो अगर कोई व्यक्ति यह बोल सकता है कि मैं बीएसएफ का जवान हूँ और बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा हो, तो वह व्यक्ति यह भी बोल सकता है कि मैंने इसको नहीं छेड़ा है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ अन्याय नहीं किया है। और यह भी हो सकता है कि जब उसके तबादले होने की बात आई तो शायद गुस्से में आवेश में आ गया हो और कुछ कर बैठा हो। लेकिन यह सभी बात मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ, इतने सारे सबूत छोड़ने के बाद, इतने सारे साक्ष्य छोड़ने के बाद, कि आप सभी के मन में क्या बात चल रही है। क्या धनंजय वाकई दोषी था? उसे जो फांसी की सज़ा सुनाई गई और 14 साल तक लटका रहा फांसी का सज़ा, उसे 2004 में जाकर 14 अगस्त की सुबह फांसी दी गई। तो क्या वाकई इतना साक्ष्य सुनने के बाद धनंजय दोषी था या निर्दोष था? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप क्राइम सीरीज पर नए हैं तो अगर आपका दिल करे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने को फोर्स नहीं कर रहा। तो हम मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।